मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार और मानिकचंद एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। मानिकचंद न सिर्फ नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची थे बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई थी और औरंगजेब को 1 करोड़ 30 लाख की जगह पर 2 करोड़ लगान भेजा था। 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसीर ने मानिकचंद को सेठ की उपाधि दी थी। इसके लिए एक बड़े से पन्ने पर जगत सेठ खुदवा कर सील बनवाई गई थी, जो दूसरे दुर्लभ उपहारों के साथ शाही दरबार में फतेह चंद को पेश की गई। इसके बाद ये परिवार जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। मानिकचंद के बाद परिवार की बागडोर और फतेह चंद के हाथ में आई, जिनके समय में ये परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में इस घराने की शाखाएं थी। इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सर्राफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से सालाना 4 लाख कर्ज लेती थी। डच और फ्रेंच कंपनियों के साथ भारत के कई राजा महाराज को भी यह फर्म कर्ज देती थी। जगत सेठ घराने की संपत्ति की अगर बात करें तो कहा जाता था कि यह परिवार चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा को रोक सकता है। इस घराने ने सबसे अधिक संपत्ति फतेहचंद के दौर में अर्जित की। उस समय उनकी संपत्ति करीब 10,000 पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से करीब 1,000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्टों का ये भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी। इस संपत्ति की रखवाली के लिए ये परिवार 2,000 से 3,000 सैनिकों की अपनी सेना रखता था। आप इनकी दौलत को ऐसे भी आंक सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा उनका था, यानी अभी के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला ले तो उनमें से आधे का स्वामित्व उनके पास था। जगत सेठ फतेहचंद के बाद उसका पौत्र महताबचंद दूसरा जगत सेठ बना। बंगाल के सूबेदार के साथ बहुत अच्छे संबंध बना कर रखने वाले जगत सेठ और बंगाल के सूबेदार सरफराज खां में 1739-40 में कुछ खटक गया था। वजह ये थी कि सरफराज खां याश था, औरतें उसकी कमजोरी थी। किसी ने उसे यह बता दिया था कि जगत सेठ फतेहचंद की बहू अप्सराओं जैसी सुंदर है। सत्ता और शराब के नशे में चूर सरफराज खान ने यह आदेश दे दिया कि वो जगत सेठ फतेहचंद की बहू को देखना चाहता है। यह आदेश जगत सेठ के मुंह पर तमाचा था। इस अपमान का बदला लेने के लिए जगत सेठ ने बिहार के नायब सूबेदार से संपर्क साधा। अलीवर्दी खां को मौके की तलाश थी। वह बंगाल का सूबेदार बनना चाहता था। जगत सेठ की मदद ने उसकी योजनाओं को आगे बढ़ा दिया। 10 अप्रैल 1740 को अलीवर्दी खान ने सरफराज खां पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में टिकारी के महाराजा सुंदर सिंह अलीवर्दी खान का साथ दे रहे थे। दोनों की सेना का राजमहल के पास गिरिया के मैदान में आमना सामना हुआ था, जहां इस लड़ाई के दौरान सरफराज खां के ही किसी फौजी ने उसे गोली मार दी थी। जगत सेठ ने प्लासी की लड़ाई से पहले और बाद में काफी रुपए पैसों से अंग्रेजों को कर्ज के रूप में बड़ी मदद की। बाद में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज होने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा धोखा देने पर जगत सेठ पगला गया। इसके कुछ समय बाद ही जगत सेठ घराने की अवनति शुरू हो गई। फिर भी 1912 तक इस घराने के किसी न किसी व्यक्ति को जगत सेठ की उपाधि और थोड़ी बहुत पेंशन अंग्रेजों की तरफ से मिलती रही। 1912 के बाद ये पेंशन भी बंद हो गई। इस तरह एक सेठ का नाम लुप्त हो गया। अब इस परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।